प्रिय श्रोताओं, आज मैं आपके समक्ष भारतीय साहित्य की एक कालजयी कृति गाइड प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह महान उपन्यास भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार R.K. नारायण द्वारा अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। अपनी सरल भाषा, गहरे मानवीय मनोविज्ञान और जीवन दर्शन के कारण यह उपन्यास विश्वभर में अत्यंत लोकप्रिय हुआ। इस अमर कृति पर वर्ष 1965 में प्रसिद्ध हिंदी फिल्म गाइड का निर्माण भी किया गया, जिसमें देव आनंद और वहीदा रहमान ने अपने यादगार अभिनय से इस कहानी को अमर बना दिया। आज भी यह फिल्म भारतीय सिनेमा की श्रेष्ठ फिल्मों में गिनी जाती है। मैं हृदय से महान साहित्यकार R.K. नारायण का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें इतनी अद्भुत, भावनात्मक और विचारोत्तेजक कहानी प्रदान की। उनकी लेखनी ने न केवल भारतीय साहित्य को समृद्ध किया, बल्कि लाखों पाठकों और दर्शकों को जीवन, प्रेम, संघर्ष और आत्मबोध का नया दृष्टिकोण भी दिया। आइए अब हम इस अविस्मरणीय कहानी गाइड की रोचक यात्रा पर चलते हैं। उस अजनबी का आना राजू को अच्छा ही लगा। उस जगह की निबिड़ एकांतता कुछ तो दूर हुई थी इससे। अजनबी श्रद्धापूर्वक उसके चेहरे की ओर टकटकी बांधे खड़ा था। राजू को इससे कुतूहल भी हुआ और संकोच भी। खामोशी तोड़ने के लिए उसने कहा, अगर चाहते हो तो बैठ जाओ। अजनबी ने कृतज्ञतापूर्वक सिर हिलाकर इस सुझाव को स्वीकार किया और अपने पाँव और मुंह धोने के लिए घाट की सीढ़ियों से उतरकर नीचे नदी तक गया। फिर कंधे पर रखे एक पीले चारखाने तौलिए से हाथ मुंह पोंछता हुआ ऊपर आया और उस पटिया से 2 कदम नीचे बैठ गया जहां रामू टांग पर टांग रखे इस मुद्रा में बैठा था, जैसे वह किसी प्राचीन मंदिर के निकट राजसिंहासन पर बैठा हो। नदी की धारा पर छत्र की तरह छाई पेड़ों की शाखें उन चिड़ियों और बंदरों की कूद फांद से पत्तियों में सरसराहट पैदा करती हुई कांप उठती थीं, जो उन पर रैनबसेरा करने के लिए उपयुक्त जगह तलाश कर रहे थे। जिधर से नदी का प्रवाह था, वहां पहाड़ी के पीछे सूरज डूब रहा था। राजू इंतजार करता रहा कि अजनबी कुछ बोलेगा। वह शिष्टाचारवश खुद बात शुरू नहीं करना चाहता था। आखिरकार राजू ने पूछा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? उसे डर था कि कहीं अजनबी भी मुड़कर यही प्रश्न न पूछ बैठे। अजनबी ने उत्तर दिया, मैं मंगल का रहने वाला हूँ। मंगल कहाँ है? अजनबी ने बाँह हिलाकर नदी के ऊंचे कगार के पार की ओर इशारा किया। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, उसने कहा। फिर अजनबी ने अपने बारे में और भी बातें बताईं। मेरी बेटी नजदीक ही रहती है। मैं उससे मिलने गया था। अब मैं घर वापस जा रहा हूँ। खाने के बाद ही मैं उसके यहाँ से चल पड़ा था। उसने तो रात के खाने तक रुकने के लिए बड़ी मिन्नत की, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। रुक जाने का मतलब होता कि मैं कहीं आधी रात को लौटकर घर पहुंचता। मैं किसी चीज से डरता नहीं, लेकिन जिस वक्त आदमी को बिस्तर में सोना चाहिए, वह पैदल चलने में क्यों गुजारे? तुम बहुत समझदार हो, राजू ने कहा। वे दोनों कुछ देर तक बंदरों की चींची सुनते रहे। फिर उस अजनबी को जैसे कुछ ख्याल आ गया और वह बोला, मेरी बेटी मेरी अपनी बहन के लड़के से ब्याही गई है, इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं अक्सर अपनी बहन से मिलने जाता हूँ और इस बहाने अपनी बेटी से भी मिल लेता हूँ। कोई बुरा नहीं मानता। आखिर कोई बुरा भी क्यों मानेगा जब तुम अपनी ही बेटी से मिलने जाते हो? अपने दामाद के यहाँ बार बार जाना अच्छा नहीं माना जाता, ग्रामीण अजनबी ने बताया। राजू को यह ऊटपटांग चर्चा अच्छी लग रही थी। एक दिन से ज्यादा हुआ वह इस जगह एकदम अकेला पड़ा था। फिर से इंसान की आवाज सुनना उसे सुखकर लग रहा था।
इसके बाद ग्रामीण अजनबी फिर बड़ी श्रद्धा से उसके मुंह की ओर एकटक निहारने लगा। राजू ने विचारपूर्ण मुद्रा में अपनी ठुड्डी सहलाकर देखी कि कहीं अचानक वहां एक पैगंबरी दाढ़ी तो नहीं उगाई। लेकिन ठुड्डी अभी भी चिकनी थी। उसने अभी 2 दिन पहले ही हजामत करवाई थी और अपने जेल जीवन के कड़े परिश्रम की कमाई में से उसके लिए पैसे दिए थे। बातूनी हज्जाम ने उस तरह की तेज धार से साबुन की झाग छीलते हुए पूछा था, अभी जेल से छूटकर आ रहे हो क्यों? राजू ने अपनी आंखें घुमाई और चुप रहा। वह इस प्रश्न से चिढ़ गया, लेकिन उसने उस आदमी पर अपना भाव जाहिर नहीं होने दिया जिसके हाथ में उस तरह था। अभी छूटकर आ रहे हो? हज्जाम ने फिर प्रश्न दोहराया। राजू ने सोचा कि ऐसे आदमी पर गुस्सा करने से कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि हज्जाम अपने तजुर्बे से बोल रहा था। फिर भी राजू ने पूछा, तुम कैसे जानते हो? मैं 20 साल से यहाँ हजामत कर रहा हूँ। तुमने देखा नहीं कि जेल के फाटक से निकलकर यह पहली दुकान है? कामयाबी का नुस्खा यह है कि सही जगह पर दुकानदारी की जाए। लेकिन इससे और लोगों की ईर्ष्या जाग उठती है और आदमी उनकी आंखों का कांटा बन जाता है। उसने उस तरह घुमाकर ईर्ष्यालु हज्जामों की फौज को जैसे खदेड़ते हुए कहा, क्या तुम अंदर जाकर कैदियों की हजामत नहीं करते? नहीं, जब तक वे छूटकर बाहर नहीं आते तब तक नहीं। अंदर के लिए मेरे भाई बेटे की ड्यूटी लगी है। मैं उससे मुकाबला नहीं करना चाहता, न मैं रोज जेल के फाटक के भीतर दाखिल ही होना चाहता हूँ। बुरी जगह तो नहीं है, राजू ने साबुन की झाग के बीच से कहा। तो फिर अंदर चले जाओ, हज्जाम ने कहा और पूछा, क्या मामला था? पुलिस ने क्या कहा? इसकी चर्चा मत करो, राजू ने तपाक से कहा और बाकी हजामत के दौरान एक गंभीर चुप्पी साध कर बैठा रहा। लेकिन हज्जाम इतनी आसानी से दबने वाला नहीं था। गुंडे बदमाशों से जिंदगी भर उसका संपर्क होता रहा था, जिसने उसे भी सख्त बना दिया था। 18 महीने या 24? मैं दावे से कह सकता हूं कि इनमें से कोई न कोई तो है ही। राजू के दिल में उस आदमी के लिए आदर का भाव उमड़ पड़ा। वह सचमुच उस्ताद था। उस पर नाराज होने से कोई फायदा नहीं था। तुम इतने अक्लमंद और जानकार हो, फिर सवाल क्यों पूछते थे? हज्जाम इस तारीफ से बहुत प्रसन्न हुआ। उसकी उंगलियां एक क्षण के लिए ठहर गईं और उसने आगे को झुककर राजू के चेहरे का सामना करते हुए कहा, सिर्फ तुम्हारे मुंह से सुनने के लिए, तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा है कि तुम 2 साल कैदी हो, जिसका मतलब यह है कि तुम हत्यारे नहीं हो। तुम यह कैसे कह सकते हो? क्यों, अगर तुम 7 साल काट के आए होते तो तुम्हारी शक्ल ही दूसरी हो जाती। कत्ल अगर साबित न हो तो, जानते हो, सिर्फ 7 साल की सजा होती है। अच्छा, तो मैंने और क्या क्या नहीं किया? राजू ने पूछा। तुमने कोई बड़ा गबन भी नहीं किया, शायद थोड़ी रकम ही गायब की हो। और क्या? तुमने न औरत भगाई है, न किसी औरत के साथ बलात्कार ही किया है, और न किसी के घर को आग लगाई है। तुम यह क्यों नहीं बताते कि किस खास जुर्म में मुझे 2 साल की सजा मिली थी? अगर ठीक बूझ दोगे तो मैं 4 आने इनाम दूंगा। बूझ बुझावल खेलने का वक्त नहीं है मेरे पास, हज्जाम ने कहा और पूछा, तुम अब क्या करोगे? मुझे नहीं मालूम। कहीं तो जाऊंगा ही शायद, राजू ने सोचते हुए कहा।
अगर तुम लौटकर अपने जेल के साथियों के पास जाना चाहते हो तो फिर बाजार में जाकर किसी की जेब क्यों नहीं काटते, या किसी घर के खुले दरवाजे में घुसकर कोई रद्दी सद्दी चीज ही क्यों नहीं उठाकर चलते बनते, जिससे लोग शोर मचाकर पुलिस को बुला लें। फिर तो तुम जहां जाना चाहते हो वहां पहुंचाने का जिम्मा पुलिस पर रहेगा। बुरी जगह तो नहीं है, राजू ने जेल की चारदीवारी की ओर सर हिलाकर इशारा करते हुए कहा। वहां लोग दोस्ताना ढंग से पेश आते हैं, लेकिन 5 बजे तड़के जगाए जाने से मुझे सख्त नफरत है। हाँ, वह ऐसा वक्त होता है जब शायद चोर रात की कारगुजारी के बाद सोने के लिए घर वापस आता है। हज्जाम ने संकेत से लांछन लगाया। अच्छा, अब उठो, हजामत हो गई, उसने उस्तरा रखते हुए कहा। अब तो तुम एक महाराजा दिखाई देते हो। हज्जाम ने कुर्सी से जरा हटकर उसका निरीक्षण करते हुए कहा। निचली सीढ़ी पर बैठा ग्रामीण अजनबी सर उठाकर राजू के चेहरे की ओर इस श्रद्धा भाव से देख रहा था कि राजू को यह बात खटकने लगी। तुम मेरी ओर ऐसे क्यों देख रहे हो? उसने जल्दी से पूछा। अजनबी ने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता स्वामी, राजू सच सच कह देना चाहता था। मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं उन लोगों से दूर रहना चाहता हूँ जो मुझे पहचानते हैं। लेकिन वह हिचकिचाया, सोचता रहा कि इस बात को कैसे कहा जाए। उसे लगा कि उसने अगर जेल का नाम भी लिया तो उस अजनबी की हार्दिक भावनाओं को गहरी ठेस लगेगी। उसने फिर कोशिश करनी चाहिए। मैं उतना बड़ा आदमी नहीं हूँ जितना तुम सोचते हो। मैं दरअसल बहुत मामूली आदमी हूँ। लेकिन वह अभी शब्दों के लिए मन को टटोल ही रहा था कि अजनबी बोला, मेरे सामने एक सवाल है स्वामी। मुझे बताओ क्या सवाल है? राजू ने दूसरों की मदद करने की अपनी पुरानी आदत से लाचार होकर पूछा। यात्री आपस में एक दूसरे से उसकी सिफारिश करते हुए एक बार जरूर कहते थे, अगर राजू तुम्हारा गाइड हुआ तो तुम सब कुछ जान जाओगे। वह न सिर्फ तुमको हर दर्शनीय स्थान दिखा देगा, बल्कि और सब बातों में भी तुम्हारी मदद करेगा। दूसरे लोगों के काम और मतलब की बातों में अपने को फंसा लेना उसका जैसे स्वभाव बन गया था। नहीं तो, राजू ने सोचा, मैं भी हजारों और लोगों की तरह नॉर्मल आदमी होता, जिनकी जिंदगी में फालतू चिंताएं नहीं होती। रोजी न होती तो मेरी जिंदगी में ये मुसीबतें कभी शुरू न होती, जैसा कि राजू ने इस अजनबी को, जिसका नाम वेलान था, बाद में अपनी कहानी सुनाते हुए बताया। वह अपने को रोजी कहकर क्यों पुकारती थी? वह विदेशी नहीं थी। वह तो खालिस हिंदुस्तानी थी, जिस पर देवी, मीना, ललिता या वे हजारों नाम जो हमारे देश में चलते हैं खूब फपते। लेकिन उसने अपने लिए रोजी नाम ही चुना। यह नाम सुनकर यह मत सोचना कि वह स्कर्ट पहनती थी या उसने मेमो की तरह बाल कटा रखे थे। वह एक नर्तकी थी और हमारे देश की परंपरावादी नर्तकियों की तरह ही दिखती थी। वह चटकीले रंगों की सुनहरी गोटा लगी साड़ियां पहनती थी, अपने घुंघराले बालों की वेणियां गूंथकर उनमें फूलमालाएं बांधती थी, कानों में हीरे की ईयरिंग और गले में सोने का हार पहनती थी। मैंने पहली बार मौका पाते ही उससे कहा था कि वह कितनी महान नर्तकी है और वह किस तरह हमारी सांस्कृतिक परंपरा को आगे ले जा रही है, और यह सुनकर वह प्रसन्न हुई थी। तब से हजारों लोगों ने उससे यह बात कही होगी, लेकिन इस पंक्ति में मैं सबसे पहला आदमी था। हर कोई प्रशंसा के शब्द सुनना पसंद करता है, और नर्तक नर्तकी तो शायद सबसे ज्यादा।
वे शायद हर घंटे बाद यह सुनना पसंद करते हैं कि उनके अंग ताल और लय पर कैसे थिरकते हैं। मुझे जब भी अकेले में उसके पति की नजरों से बचाकर उसके कान में फुसफुसाकर कुछ कहने का मौका मिलता था, मैं उसकी कला की खुले दिल से तारीफ करता था। ओह, उसका पति भी कैसा आदमी था। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में उससे ज्यादा विचित्र आदमी नहीं देखा। अपने को रोजी के नाम से पुकारने की बजाय यह ज्यादा संगत होता अगर वह अपने पति को मार्को पोलो कहकर पुकारती। उसका लिबास ऐसे आदमी जैसा था जो फौरन किसी सुदूर अभियान पर जा रहा हो। उसका मोटा रंगीन चश्मा, मोटा जैकेट, मोटा टोप जिस पर हमेशा एक हरा चमकीला वाटर प्रूफ खोल चढ़ा रहता था, इन सब से लैस उसकी शक्ल एक अंतरिक्ष यात्री जैसी लगती थी। बेशक मुझे यह बिल्कुल नहीं मालूम कि असली मार्को पोलो की शक्ल कैसी थी, लेकिन पहली बार उस पर नजर पड़ते ही मेरी इच्छा उसको मार्को कहकर पुकारने की हुई थी, और तब से और किसी नाम के साथ मैं उसका संबंध नहीं जोड़ सका हूँ। उस दिन जब पहली बार रेलवे स्टेशन पर मेरी नजर उस पर पड़ी तो उसी क्षण मैं समझ गया कि मुझे जिंदगी भर के लिए एक ग्राहक मिल गया है। एक गाइड आखिरकार जिंदगी भर ऐसे आदमी के संपर्क में आने की ही तलाश में रहता है जो हमेशा एक स्थायी पर्यटक के लिबास में रहना पसंद करता हो। तुम शायद जानना चाहो कि मैंने क्यों और कब गाइड का पेशा अख्तियार किया। मेरे गाइड बनने का तो वही कारण था जिस कारण से कोई सिग्नलर, कुली या गार्ड बनता है। मेरे भाग्य में यही लिखा था। रेलवे से संबंध रखने वाली इन मिसालों पर हंसने की जरूरत नहीं है। बहुत बचपन में ही रेलवे मेरे रक्त में घुल मिल गई थी। जबरदस्त आवाजें करते हुए और धुआं उगलते हुए इंजन मेरी चेतना को जैसे इंद्रजाल में बांध लेते थे। रेलवे प्लेटफार्म पर घूमने में मुझे सुख मिलता था और स्टेशन मास्टर और कुलियों की संगत में उठना बैठना जैसे सबसे शानदार चीज थी, और उनकी रेलवे संबंधी बातचीत सबसे ज्यादा बुद्धिमानीपूर्ण लगती थी। मैं उनके बीच ही बड़ा हुआ था। हमारा छोटा सा मकान मलगुदी स्टेशन के ऐन सामने था। मेरे बाप ने जब खुद अपने हाथों से यह मकान बनाया था, उस वक्त तक वहां ट्रेन चलने की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मेरे बाप ने यह जगह इसलिए पसंद की थी क्योंकि एक तो यह कस्बे से बाहर थी, दूसरे इसकी कीमत सस्ती थी। उन्होंने खुद नींवें खोदी थीं, कुएं से पानी भरकर मिट्टी का गारा तैयार किया था और दीवारें चिनी थीं और उन पर ताड़ के पत्तों का छप्पर डाला था। उन्होंने उसके गिर्द पपीते के पेड़ लगाए थे जिनमें खूब पपीते लगते थे। इन पपीतों को तोड़कर और उनकी फांके काटकर वे बेचते थे। एक एक पपीते से उन्हें करीब 8 आने की आमदनी हो जाती थी। वे कुशलतापूर्वक उन्हें छीलकर उनकी फांके काटते थे। मेरे बाप के पास तख्तों और टाट से बनी एक छोटी सी दुकान थी और सारे दिन उस पर बैठे वे पिपरमिंट, फल, तमाकू, पान, भुने हुए चने, जिन्हें वे बांस की एक नली में भरकर नापते थे, और दूसरी कई चीजें बेचते रहते थे जिनकी मांग ट्रंक रोड पर चलने वाले राहगीर किया करते थे। यह झोंपड़ी वाली दुकान के नाम से मशहूर थी। उनकी दुकान के आगे हर वक्त किसानों और बैलगाड़ियों के हाँकने वालों की भीड़ जमा रहती थी। सचमुच वे बड़े व्यस्त आदमी थे। दोपहर का खाना खाने के लिए जाने से पहले वे मुझे बुलाते थे और रोज नियमपूर्वक एक ही आदेश देते। कहते, राजू, आकर मेरी जगह बैठो। देखो, ख्याल रखना कि जो भी चीज ग्राहक को दो उसके पैसे न भूल जाओ। खाने की कोई चीज खुद मत खा लेना, ये सब चीजें बिक्री के लिए हैं।
अगर किसी चीज के दाम के बारे में कोई शक हो तो आवाज देकर मुझे बुला लेना, और जब ग्राहक आता तो मैं चिल्लाकर पूछता, बापू हरी पिपरमिंट आने की कितनी? 3 मेरे बाप घर के भीतर से कौर चबाते हुए चिल्लाकर जवाब देते। लेकिन अगर पौने आने की खरीद रहा हो तो उसे वे रियायत के बतौर कोई मुश्किल सा अनुपात बताते जो मेरी समझ में कभी न आता। मैं ग्राहक से मिन्नत करके सिर्फ आधा आना ही लेता और उसे 3 पिपरमिंट पकड़ा देता। अगर संयोगवश बोतल में से 4 हरी पिपरमिंट निकल आती तो हिसाब की पेचीदगियों से बचने के लिए मैं उसे फौरन निगल जाता। पड़ोस का कोई सनकी मुर्गा बांग देकर सुबह होने की घोषणा करता, जब शायद उसे लगता कि हम लोग काफी वक्त सो लिए हैं। वह इतने जोर की बांग लगाता कि मेरे बाप बिस्तर से उछलकर खड़े हो जाते और मुझे भी जगा देते। मैं कुएं पर जाकर स्नान करता, माथे पर पवित्र भस्म मलता, फिर दीवार पर टंगी देवताओं की तस्वीर के आगे कुछ देर तक हाथ जोड़कर ऊंचे स्वर में प्रार्थना के गीत गाता। मेरे पूजा के अभिनय को कुछ देर तक देखने के बाद मेरे बाप भैंस दुहने के लिए चुपके से पिछवाड़े के आंगन में चले जाते। फिर जब वे दूध की बाल्टी लेकर लौटते तो हमेशा कहते, आज इस भैंस को कुछ हो गया है। आधा भी दूध नहीं दिया। और मेरी माँ रोज एक ही उत्तर देती, हाँ हाँ मुझे मालूम है, इसका दिमाग खराब हो गया है। मुझे मालूम है क्या करने से यह दूध उतारेगी। दूध की बाल्टी लेकर रसोई की ओर जाते हुए वे एक रहस्यमय डरावना संकेत करती। फिर एक क्षण में ही मेरे लिए गर्म दूध का कटोरा लेकर वे रसोई से बाहर आती। एक पुराने जंग लगे टीन में बढ़िया किस्म की चीनी थी, जो मेरी पहुंच से दूर रसोई की धुआंरी दीवार से लगे लकड़ी के एक टांड पर रखा रहता था। मेरा ख्याल है कि ज्यों-ज्यों मेरी उम्र बढ़ती जाती थी, टीन की जगह भी बदलकर ऊंची होती जाती थी, क्योंकि मुझे याद है कि बचपन में बड़ों की मदद के बिना मैं कभी उस कमबख्त जंग लगे टीन तक नहीं पहुंच सका था। जब आसमान सुबह के सूरज की रोशनी से प्रकाशमान हो उठता था, मेरे बाप बाहर चबूतरे पर मेरा इंतजार करते थे। वहां वे एक पतली टहनी लेकर बैठते थे। उन दिनों बालमनो विज्ञान की आधुनिक धारणाएं अज्ञात थीं। शिक्षक के हाथ में बेंत या छड़ी की अनिवार्यता में सभी का विश्वास था। पिटाई के बिना बच्चा कभी सीख पढ़ नहीं सकता। मेरे बाप अक्सर पुराने ज्ञानियों की यह उक्ति दोहराते। उन्होंने मुझे की वर्णमाला सिखाई। वे मेरी स्लेट पर दोनों ओर वर्णमाला के अक्षर लिख देते। फिर मैं उनकी आकृतियों पर तब तक लगातार पेंसिल घुमाता रहता जब तक उनकी शक्लें विकृत होकर पहचान में आने लायक न रह जातीं। बीच बीच में मेरे बाप मेरे हाथ से स्लेट छीनकर देखते और फिर मेरी ओर क्रोध से घूरते हुए कहते, क्या लिपापोती की है? तुम अगर वर्णमाला के पवित्र अक्षरों की शक्लें इस तरह बिगाड़ोगे तो जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकोगे। इसके बाद वे गीले तौलिए से स्लेट साफ करते, दोबारा अक्षरों को लिखते और स्लेट मेरे हाथ में देते हुए आदेश करते, याद रखो इस बार फिर तुमने इन अक्षरों को बिगाड़ा तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा है ठीक उसी तरह उन पर पेंसिल फेरो और उन पर अपने चील गोड़े मत खींचना, समझे? यह कहकर वे मारने की मुद्रा में मेरी आंखों के आगे टहनी को जोर से लपलपाते। मैं विनीत स्वर में कहता, अच्छा बापू, और फिर लिखना शुरू करता। उस वक्त की तस्वीर आज भी मेरी आंखों में खिंचा है कि मैं अपनी जीभ बाहर निकालकर और अपने सर को एक ओर से मोड़कर किस तरह अपने नन्हे शरीर का सारा बोझ पेंसिल पर डाल देता था,
किस तरह अक्षरों की विचित्र रेखाकृतियों पर उसे जोर से ठेलते हुए स्लेट से कैसी चीत्कारें सी उठी थीं जिन्हें सुनकर मेरे बाप डांट लगाते थे, पेंसिल से ये बेहूदी आवाजें मत निकालो, तुम्हें हो क्या गया है। इसके बाद गणित का नंबर आता, 2 और 2 4, 4 और 3 कुछ और। किसी बड़ी संख्या को छोटी संख्या से गुणा करो, छोटी संख्या को बड़ी संख्या से गुणा करो। हे ईश्वर, इन संख्याओं से तो मेरा सर ही चकरा जाता था। जिस समय बाहर खुले आसमान के नीचे सुबह की ठंडी हवा में चिड़िया फुदकती और चहकती फिरती थीं, मैं बैठा अपने भाग्य को कोसता रहता था, जिसने मुझे अपने बाप की संगत में पढ़ाई का अभ्यास करने के लिए नजरबंद कर दिया था। कभी कभी जैसे मेरी मौन प्रार्थना के फलस्वरूप तड़के ही कोई ग्राहक दरवाजे पर दिखाई दे जाता था और उस दिन मेरी पढ़ाई अचानक बीच में ही खत्म हो जाती थी। मेरे बाप यह कहते हुए उठकर चल देते, सुबह के वक्त एक गधे को पढ़ाकर विद्वान बनाने से तो मेरे पास और दूसरे बेहतर काम है। हालांकि ऐसे दिनों में भी मुझे लगता था कि मेरी पढ़ाई अनंत काल तक चलती रही है, लेकिन मेरी माँ मुझे देखते ही कहती, अच्छा तो आज इतनी जल्दी छुट्टी हो गई। ताज्जुब है कि आधे घंटे में तुमने क्या सीखा होगा। मैं उनसे कहता, माँ मैं बाहर जाकर खेलूंगा, तुम्हें जरा भी तंग नहीं करूंगा, लेकिन मेहरबानी करके आज दोबारा मुझे पढ़ाई पर मत बैठाना। और मैं सड़क के पार इमली के पेड़ की छाह में खेलने के लिए भाग जाता। यह एक प्राचीन पेड़ था, खूब फैला हुआ और घनी पत्तियों से लदा, जिनके बीच बंदर और चिड़ियों का बसेरा था और जहां बंदर हर वक्त किलकारियां मारते और चिड़िया चहकती और कच्ची इमलियां कुतरती थीं। वहां सूअर और उनके बच्चे कहीं से आकर जमीन पर पड़ी पत्तियों की मोटी तह को अपनी थूथनी से कुरेदते थे और मैं सारे दिन खेलता था। मेरा ख्याल है कि मैं उन दिनों कल्पना करता था कि ये सूअर मेरे किसी खेल में शामिल हैं और मैं उनकी पीठ पर सवार होकर कहीं जा रहा हूँ। सड़क से गुजरते हुए मेरे बाप के ग्राहक मुझे अक्सर प्यार से बुलाते। मेरे पास संगमरमर की बटिया, ढलकाने के लिए लोहे का चक्कर और रबड़ की एक गेंद थी, जिनसे मैं खेला करता था। मुझे न तो यह होश रहता था कि कब दोपहर हुई और कब शाम, और न इस बात का कि मेरे गिर्द क्या हो रहा है। मैं अपने खेल में भूला रहता था। कभी कभी दुकान के लिए सामान सौदा खरीदने के लिए शहर जाते वक्त मेरे बाप मुझे भी अपने साथ ले जाते थे। वे सड़क पर जाती हुई किसी बैलगाड़ी को आवाज देकर रोक लेते। मैं तब तक याचना भरी दृष्टि से उनको देखता रहता। मुझे सिखाया गया था कि मैं खुद कभी साथ जाने की मांग नहीं करूं, जब तक वे आदेश न देते, बैलगाड़ी में चढ़ जाओ नन्हे। उनका वाक्य पूरा होने से पहले ही मैं उछलकर चढ़ जाता। बैल के गले की घंटियां बज उठती और गाड़ी के पहिए उबड़ खाबड़ सड़क की धूल उड़ाते और चूंचरमरर करते हुए बढ़ते। मैं गाड़ी के डंडों को पकड़कर लटक जाता था और मेरी हड्डियां कांपने लगती थीं। फिर भी मुझे गाड़ी में भरे भूसे की गंध और रास्ते के दृश्य बहुत पसंद आते थे। आदमियों और गाड़ियों से, सुअरों और लड़कों से भरे चारों ओर के इस दृश्य ने मेरा दिल मोह लिया था। बाजार में मेरे पिता अपने एक परिचित दुकानदार के सामने लकड़ी के एक तख्त पर मुझे बैठाकर खुद खरीदारी करने चले जाते थे। मेरी जेबें तले हुए काजुओं और मिठाइयों से भरी रहती थीं। उन्हें खाते खाते मैं बाजार में खरीद फरोख्त करते, बहसें करते, हंसते, गालियां बकते और चिल्लाते हुए लोगों को देखा करता था। मुझे याद है कि अक्सर एक सवाल मुझे परेशान किया करता था, बापू आप तो खुद एक दुकानदार हैं,
फिर आप क्यों दूसरी दुकानों पर खरीदारी करने के लिए जाते हैं? मुझे इस सवाल का कभी कोई जवाब न मिला। तीसरे पहर की चिलचिलाती धूप में बाजार के अविरल कलरव से मेरी चेतना सुन्न हो जाती थी। मटमैली धूप से मेरी आंखें चौंधिया जाती थीं और मैं उस अपरिचित स्थान की दीवार का सहारा लेकर सो जाता था, जहां मेरे पिता मुझे छोड़ जाते थे। श्रीमान, मेरी एक समस्या है, वेलान ने कहा। राजू ने सिर हिलाकर कहा, हर आदमी की कोई न कोई समस्या होती है। अचानक उसके मन में पैगंबरियत उमड़ पड़ी। जब से वेलान आकर उसके सामने बैठा टकटकी लगाकर उसकी तरफ देखने लगा था, उसे अपने महत्व का आभास होने लगा था। उसे लगा जैसे वह कोई अभिनेता हो, जिसे हमेशा सही वाक्य बोलना चाहिए। इस प्रसंग में सही वाक्य यह था, अगर तुम मुझे कोई ऐसा इंसान दिखा दो जिसके सामने कोई समस्या नहीं है, तो मैं तुम्हें संपूर्ण संसार के दर्शन करा सकता हूँ। जानते हो महान बुद्ध ने क्या कहा था? वेलान सरक कर नजदीक आ गया। एक बार एक औरत अपने बच्चे की लाश को सीने से लगाए हुए विलाप करती हुई बुद्ध महाराज के पास पहुंची। बुद्ध ने कहा, जाओ, जाकर यह मालूम करो, क्या शहर में कोई ऐसा घर भी है जहां मौत नहीं आई? उस घर से मुट्ठी भर सरसों लाकर मुझे दो, तब मैं तुम्हें मौत पर काबू पाना सिखा दूंगा। वेलान ने जीभ तालू से सटाकर ची की आवाज की और पूछा, और मरे हुए बच्चे का क्या हुआ श्रीमान? माँ को मजबूर होकर बच्चा दफनाना पड़ा, और क्या? राजू ने जवाब दिया, हालांकि मन ही मन उसे इस तुलना पर संदेह हो रहा था। अगर तुम मुझे एक भी ऐसा घर दिखा सको जहां लोग समस्याओं से मुक्त हो चुके हों, तो मैं तुम्हें सारे संसार की सभी समस्याओं से छुटकारा पाना सिखा दूंगा। वेलान इस भारी भरकम वक्तव्य से प्रभावित हुआ। उसने झुककर प्रणाम करते हुए कहा, श्रीमान, मैंने आपको अपना नाम नहीं बताया। मैं वेलान हूँ। मेरे पिता ने अपनी जिंदगी में 3 शादियां की थीं। मैं उनकी पहली पत्नी का सबसे बड़ा लड़का हूँ। उनकी तीसरी पत्नी की सबसे छोटी लड़की भी हमारे साथ ही रहती है। गृहस्वामी होने के नाते मैंने घर में उसे हर सुख सुविधा दे रखी है। एक लड़की को जितने भी गहनों और कपड़ों की जरूरत हो सकती है, मैं उसे खरीद कर देता हूँ। लेकिन वेलान अंतिम आश्चर्यपूर्ण वाक्य कहने से पहले ही रुक गया। राजू ने उसकी बात पूरी की, लेकिन लड़की कृतघ्न है। बिल्कुल ठीक श्रीमान, वेलान बोला। और तुमने उसके लिए जो लड़का ढूंढा है वह भी उसे पसंद नहीं है। बिल्कुल सच है श्रीमान, वेलान ने चकित स्वर में कहा। मेरे चचेरे भाई का बेटा बड़ा अच्छा लड़का है। शादी की तारीख भी पक्की हो गई थी, लेकिन जानते हैं श्रीमान, लड़की ने क्या किया? भाग गई। तुम उसे वापस कैसे लाए? राजू ने पूछा।